नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि वक्त की कीमत मतलब कि समय की कीमत कोई उस अखबार से जा कर के पूछे जिसकी समय बीत जाने के बाद कोई कीमत नहीं होती, मतलब ज़ीरो कीमत। सो गाइस, वक्त कितना बलवान है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने चंद घंटों पहले देखा, जब मतों की गिनती हुई हरियाणा में और मतों की गिनती हुई जम्मू कश्मीर में। जो भी एग्जिट पोल जी हाँ हमको दिखाए गए थे सभी एजेंसी के द्वारा, और वो एग्जिट पोल पूरी तरीके से आज धराशायी हो गए। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में इस बार जो राहुल गांधी है, जिनकी सरकार है, जी हाँ जो पार्टी है इनकी कांग्रेस, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी थी। उनका पूरा प्रयास था कि हरियाणा से किसी भी हालत में और किसी भी हालात के अंदर हम अपने 10 साल के वनवास को समाप्त करें। और दूसरी तरफ जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, उनका पूरा प्रयास था कि किसी भी हालत में हम हरियाणा के अंदर अपनी हैट्रिक लगाने में सफल हो पाएँ। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आज के दिन बिल्कुल खेला पलट चुका है। मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस को मिल चुकी है बहुत ही बुरी तरीके की हार, और बीजेपी इस समय अपनी हैट्रिक लगाने में हो चुकी है सफल। सो गाइज, मैंने पिछले अपने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने एक अटैच किया था जब 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें सभी एग्जिट पोल ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी को ज़्यादा खास सीटें नहीं मिलने वाली है, नई सरकार है। जी हाँ, कहीं ना कहीं। लेकिन वहाँ पर जिस दिन दोस्तों काउंटिंग हुई, उसमें से दिल्ली में ध्यान रखिएगा आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल करी थी। तो वहीं से मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेथ है वो डगमगाया था एग्जिट पोल को लेकर के। और इसको लेकर के कुछ समय पहले हमने देखा था लोकसभा चुनाव के अंदर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा था अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार, लेकिन काउंटिंग के टाइम पर क्या हुआ, खेला पलट गया। लेकिन एग्जिट पोल ने भी सबने 400 पार ही इनको दिखाया था। सो गैस, फाइनली आज रिजल्ट फाइनली आ चुका है। सरकार किसकी बनने वाली है, ये तमाम बातें आपके डिस्प्ले पर ये रही। किसको कितनी सीटें मिली, कहाँ से मिली। डेटा को शो करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल ये जो डाटा होगा ये 100% अभी भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल ओके नहीं होगा। क्योंकि अभी दोस्तों जो चुनाव आयोग है वो हर पार्टी को एक सर्टिफिकेट इशू करता है। ध्यान रखिएगा कौन सी पार्टी जीती और कौन सी पार्टी नहीं जीती, किस पार्टी ने कहाँ से कितनी सीट हासिल करी और कितने वोट उसने हासिल करे, इसका डिटेल एक सर्टिफिकेट बनता है। और वो सर्टिफिकेट जब इशू होगा उसके बाद ही फाइनल, जी हाँ, ये सीटें सभी के सभी लॉक होती हैं। राइट दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पिछड़ना सच कहूँ तो देश के लिए, ठीक है, और इस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हमको भी दोस्तों और आपको भी शायद यही लगा होगा कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी हाँ, इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद आपके मन में कौन सी फीलिंग आई, ओ माय गॉड वाली फीलिंग आई या फिर बल्ले बल्ले वाली फीलिंग आई, मुझे कमेंट करके आप चाहो तो पक्का बता दीजिएगा। सो गाइस, पार्टी की पूरी तैयारी थी कि आखिरकार इस हरियाणा के अंदर हम किसको सीएम बनाएंगे। कल यहाँ पर बैक टू बैक कांग्रेस ने अपनी अपनी मीटिंग करी थी कि अगला सीएम यहाँ का कौन होगा हरियाणा का, लेकिन कहानी पूरी तरीके से पलट गई। जी हाँ, जो जीत थी वो हार में तब्दील हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये भी खड़ा हो रहा है कि जो ईवीएम मशीन, जी हाँ, काउंटिंग के लिए जो ईवीएम मशीन ओपन हुई थी उसकी चार्जिंग 10% कम पाई गई थी, जबकि चार्जिंग का लेवल 100% होना चाहिए था। अब दोस्तों सवाल ये भी होता है कि तीसरे या फिर चौथे फेजेस के जब काउंटिंग हो रही थी तो अचानक से, जी हाँ, काउंटिंग का पॉज क्यों किया गया। अब इसको लेकर के कांग्रेस सरकार सवाल खड़े कर रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने एक शिकायत दर्ज करी है चुनाव आयोग के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ और जो चार्जिंग पॉइंट है वो कम क्यों थे। दोस्तों कहते हैं कि अगर जीत गए तो जनता को नमस्कार, अगर हार गए तो ईवीएम पर सवाल। चलिए बात करते हैं पहले हम एग्जिट पोल को लेकर के, क्योंकि एग्जिट पोल का जानना भी बहुत ज़रूरी होता है ना कि एग्जिट पोल के नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के जो संकेत दिए गए थे उसकी किस प्रकार से किरकिरी हुई है। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। ये देखिए स्क्रीन पर। सो गाइस, हरियाणा में जो रिपब्लिक मैट्रिक्स है उसने भाजपा को जो बताया था कि भाजपा 18 से 24 सीटें हासिल करेगी और कांग्रेस को मिलेगी 55 से 62 तक के बीच में सीटें। ये था रिपब्लिक मैट्रिक्स का डाटा, ये था उसका एग्जिट पोल। और सेकंड एजेंसी जो है वो आपकी इंडिया टुडे सी वोटर। अब इस एजेंसी ने कहा कि जो भाजपा को मिलेगी 20 से 28 तक सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को मिलेगी 50 से 58 तक के बीच में।
और जो टाइम्स नाउ है, इस एजेंसी ने, इस न्यूज़ एजेंसी ने जो एग्जिट पोल जारी किया था अपना, ये 5 तारीख की शाम को सभी ने एग्जिट पोल अपने पब्लिश कर दिए थे। तो टाइम्स नाउ ने कहा था भाजपा को मिलेगी 22 से 32 सीटें इस बार और कांग्रेस को मिलेगी 50 से 64 सीटें, बाकी अन्य को जाएगी। फिर दैनिक भास्कर ने कहा था कि जो भाजपा को सीटें मिलने का अनुमान लगाया था इनके एग्जिट पोल के अंतर्गत, ये कहा था 19 से 29 और कांग्रेस को कहा था 44 से 64 तक के बीच में और अन्य को मिलेगी 4 से 9। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में दोनों जगह 90-90 सीटों पर मतदान हुआ था, राइट। हरियाणा में एक ही दिन पैकअप हुआ, एक ही दिन शुरुआत हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग दिन पर ये वोटिंग हुई थी। अब जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल क्या कहता है? इंडिया टुडे सी वोटर ने कहा था कि भाजपा को मिलेगी 27 से 32 और कांग्रेस को मिलेगी 40 से 48, पीडीपी को मिलेगी 6 से 8। और रिपब्लिक मैट्रिक्स एजेंसी ने, इस न्यूज़ एजेंसी ने जो भाजपा को दिया था सीट, वो दी थी 28 से 30 और कांग्रेस को दी थी 31 से 36 तक के बीच में, पीडीपी को 5 से 7, बाकी अन्य के खातों में। टाइम्स नाउ को 28 से 30 भाजपा, ठीक है, और कांग्रेस को मिलेगी 46, पीडीपी को मिलेगी 9 सीटें। और दैनिक भास्कर ने कहा था कि भाजपा को मिल सकते हैं सीटें 20 से 25, कांग्रेस को 30 से 40 और पीडीपी को 4 से 7, बाकी 12 से 16 के आसपास मिलेगी अन्य को। और वास्तविक रूप से क्या रिजल्ट आया आज चंद घंटों पहले, ये आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस को मिलती है 50, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, बीजेपी को 26, पीडीपी को 4, बाकी अदर 10। और यहीं पर हम बात करें हरियाणा के बारे में, ठीक है, हरियाणा में बीजेपी को सीटें मिली हैं 48, कांग्रेस को 36 और INLD को मिली है 2, जेजेपी को मिली है यहाँ पर 9, आम आदमी पार्टी को मिली है 0, अदर को मिली है 4। तो ये है आंकड़ा। अब बात करेंगे कि आखिरकार ये कांग्रेस को हरियाणा में सीटें कम क्यों मिली है, इसके पीछे की वजह आखिरकार है क्या। दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम सबको समझना होगा कि सफलता अपने आप अपना शोर मचा डालती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के जो आला कमान नेता हैं, मैं खास तौर पर कहूँगा राहुल गांधी के बारे में, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। कई बार इन्होंने शायद रैली में ये भी कहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की आंधी नहीं सुनामी आएगी। दोस्तों इनके मुद्दे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इन्होंने जनता को लेकर के बातें करी कि जनता की आखिरकार क्या डिमांड है। मैं मानता हूँ, मैं अगेन बोलूँगा कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ये ज़मीनी स्तर पर उतरे हैं ना, इनको वास्तविक रूप से राजनीति समझ इनकी काफ़ी अधिक विकसित हुई है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको डिनाई करना आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लगातार ग्राउंड रिपोर्ट, जी हाँ, ग्राउंड में जा करके ग्राउंड की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बट दोस्तों कभी कभी हरियाणा के जो जनता है उन्होंने क्या देख करके इनको वोट दिया, क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्या होते हैं ना, सबकी नीड अपनी अलग अलग होती है, राइट। जैसे कि किसानों की नीड होती है MSP को लेकर के। अब उन्हें नहीं मतलब ना कि आखिरकार जो पेपर लीक हो रहे हैं यूपी के अंदर, ठीक है, जो नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उन्हें नहीं मतलब। अगर कोई सरकार किसानों को लेकर के अच्छा काम कर रही है तो सभी के सभी किसान उस पार्टी को वोट देंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कोई अगर पार्टी बेरोजगारी को लेकर काम कर रही है तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो उसको वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर सबकी नीड अपनी अलग अलग होती है। तो उसी के आधार पर सबका परसेप्शन तैयार होता है और उसी के आधार पर वो इंसान वोट देता है और EVM मशीन में जाकर के बटन दबाता है। तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हुआ है। अगर हम भारतीय राजनीति को थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और ख़ास तौर पर दोस्तों हम कांग्रेस पार्टी को, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो हम साफ साफ ये पाएंगे कि जो इनकी जीत थी वो हार में तब्दील हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी पार्टी के अंदर ही अंदरूनी घमासान चल रहा था। मतलब कि अंदरूनी घमासान ने, ठीक है, जीत की संभावनाओं पर पानी फेर दिया, वाइपर फेर दिया, पोछा लगा दिया। जी हाँ, हरियाणा कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर के अंदरूनी घमासान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जी हाँ, मैं सीएम इस चीज़ को लेकर के रस्साकसी चल रही थी, मतलब कि टग ऑफ वार चल रहा था। पिछले 10 साल से ध्यान रखिएगा कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए काफ़ी बेताब थी। इनको लगा वनवास समाप्त होगा, लेकिन आज कुछ और ही हो गया। और यहाँ पर और मुख्यमंत्री पद को लेकर के कल बैक टू बैक मीटिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ऑफिस के अंदर, लेकिन अचानक से करवट वक्त इस तरह से लेगा ये किसी को भी आइडिया नहीं था। सो गाइस, यहाँ पर अंदरूनी कलह हो रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच में।
और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है विपक्षी पार्टी ने। मैक्सिमम अपनी रैली के अंदर इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दलितों का अपमान होता है, इनका यहाँ पर सम्मान नहीं होता है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि कुमारी शैलजा को अपने एरिया की टिकट चाहिए थी और कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी। और जिस दिन दोस्तों टिकट बांटी गई थी उस दिन के बाद से कुमारी शैलजा काफ़ी खफा थी। और कुमारी शैलजा दलितों का एक बहुत बड़ा फेस है, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी सरकार ने ये आरोप लगाया कि यहाँ पर दलितों की सुनवाई काफ़ी कम है और जो दलित अगर गलती से कांग्रेस को वोट दे देंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। और दोस्तों ये सीट ना देना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तवज्जो ज़्यादा देना ये इनकी गलती थी। और इसी की वजह से कुमारी शैलजा आपको कभी भी किसी भी रैली में आपको दिखाई नहीं दी। ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर को सोनिया गांधी से दिल्ली में इनकी मुलाकात होती है। कुमारी शैलजा हरियाणा से दिल्ली आती है, सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। उसके बाद में बातचीत में क्या डील हुई, क्या हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। फाइनली 26 सितंबर को कुमारी शैलजा की पहली रैली होती है और 3 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा शाम को जो चुनाव प्रचार होता है उसको थाम दिया जाता है। तो ज़्यादा इन्होंने चुनाव प्रचार नहीं कराए। लेकिन ये मैसेज ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल चुनाव प्रचार में ना उतरना, ये जनता के दिल में एक नेगेटिव छवि बनाता है पार्टी को लेकर के। और रही सही कसर इन्होंने पूरी करी कि इन्होंने कोई भी एक्टिविटी, जी हाँ, कोई भी चुनाव प्रचार में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। और इस बात का तिल का पहाड़ बनाया जो पार्टी है केंद्र सरकार में, जी हाँ, मतलब कि बीजेपी ने। हर रैली में इस बात को इंडिकेट किया गया है। आप कोई भी रैली उठा लो, इनफैक्ट जो 1 अक्टूबर को जो लास्ट रैली हुई थी पलवल में हरियाणा में, पीएम मोदी ने उस दिन भी निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर इस बात को लेकर के। अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं मानता हूँ कि सीनियरिटी बहुत अच्छी है इनके पास में, इनको एक्सपीरियंस भी अच्छा है। सच कहूँ तो इनको मीडिया को संभालने का सलीका और तरीका भी इनको पता है, मैं ये भी मानता हूँ। आप देखिएगा इनके इंटरव्यू, जब ये फंस जाते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी क्वेश्चंस पर, तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से अपना आंसर देते हैं। और वहीं पर आपको याद होगा कुमारी शैलजा ने भी चुनाव से पहले, मतलब कि 5 अक्टूबर से पहले, आई थिंक सो 3 अक्टूबर को ललन टॉप पे एक इंटरव्यू दिया था। जी हाँ, ललन टॉप पर जो सौरभ द्विवेदी हैं, इन्होंने शैलजा से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपके जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनसे बातचीत होती है क्या आपकी? तो ये कहती रिप्लाई में याद नहीं है। तो वो पत्रकार है, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्वेश्चन रेस किया, क्यों इतने बरस हो गए क्या? तो शैलजा कहती हैं हाँ आप ही देख लीजिए। तो ये मैसेज ना कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जा रहा है, ये कार्यकर्ताओं का मनोबल ब्रेक कर रहा है और जनता का मनोबल भी ब्रेक कर रहा है। तो इससे साफ साफ ये दिखता है कि आपकी पार्टी में ही आप एक क्षेत्र से चुनाव कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दोनों ही हरियाणा से हैं, और आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं होती है। ये हाल तब है जब आप एक ही पार्टी से जुड़े हुए हो और चुनाव प्रचार इस समय जोरों शोरों में है कि आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं होती है। सोचिए, तो ये गलत मैसेज गया इनकी तरफ से। और मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस की जो भी सीटें आती है हरियाणा में, जी हाँ, उसमें आप 2-3 जो प्लस कर लीजिएगा उस सीटों पर। इनकी कम से कम 2 से 3 सीटें इसी बयानबाजी से कम हुई हैं कांग्रेस की। और कहीं ना कहीं दोस्तों इनको वार्ता की मेज पर बैठ करके, ठीक है, शांति वार्ता करके समाधान निकालना चाहिए था। टॉप लीडर का काम दोस्तों ये भी होता है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने, ठीक है, चुनावी रैली के अंदर दोनों का हाथ मिलवाया और खुद पीछे की तरफ हो गए। लीडर का काम ये तो होता है। अच्छी बात है कि जनता के अंदर पॉजिटिव मैसेज डालने के लिए आपने दोनों का हाथ मिला दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि मतभेद हो सकता है 2 लोगों के बीच में, बट मन भेद ना हो। और मन भेद मिटेगा जब बैठ करके 2 लोग आपस में बात करेंगे कि आखिरकार दिक्कत है क्या, ठीक है। एक टिकट 2 लोगों में बांटना पॉसिबल नहीं है। एक क्षेत्र से 2 सेम मतलब करके नेता खड़े होंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एक ही पार्टी के। तो वहाँ पर इनको समझाना चाहिए था मिल करके कुमारी शैलजा को। तो फाइनली दोस्तों ये शायद इनकी एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार हारने की वजह क्या है। जबकि राहुल गांधी ने डंकी को लेकर के मुद्दे उठाए, बहुत पॉजिटिव मुद्दा था। इन्होंने जो चिट्टा होता है, हरियाणा के अंदर जो ड्रग्स है, इसको लेकर के रैली में बात करी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने किसानों को लेकर के बात करी, बिल्कुल सही बात है। और संसद के अंदर जो मोदी सरकार से यू टर्न करवाया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इनका एक कदम दोस्तों अभी भी एक नेगेटिव पॉइंट में देख रहा हूँ, वो है आपका जाति जनगणना को लेकर के। जी हाँ, अगर जाति का जनगणना होगी तो किस जाति की जनसंख्या किस क्षेत्र में कितनी है, तो इसको लेकर के सभी पार्टी अपने अपने नेता उसी जाति के आधार पर खड़े कर देगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम भारतवासी हैं, ठीक है, ना कि हम किसी विशेष जातिवासी हैं।
तो जाति के आधार पर भारत को बांटने का प्लीज़ प्रयास मत करें। अगर जाति जनगणना एक बार हुई तो ये बात तो तय है दोस्तों कि जैसे मैंने कहा कि कुमारी शैलजा दलितों का फेस थी, जी हाँ, दलितों का सबसे बड़ा वोट बैंक इनके पास में है। तो ये भी क्या कहेंगे, ये भी कहेंगे जाति आधारित कहीं ना कहीं ये अपने ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। ध्यान रखिएगा, हम भारतवासी हैं और विकास सबका होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर विकास होना चाहिए। तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, इसको लेकर के जो अपोज कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ जो बन रही है पार्टी, ये भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत गलत है। क्योंकि एक इलेक्शन करने के लिए, ध्यान रखिएगा, केवल एक रैली करने के लिए 1-1 लाख रुपए खर्चा होता है। सोचिए, चेयर बिछानी है, माइक लगाने हैं, पूरा प्रॉपर टेंट लगना है, इतने कार्यकर्ताओं की सैलरी जानी है पर डे के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए खर्च होता है केवल एक रैली का। और पूरे साल भर में, ध्यान रखिएगा, जिस भी राज्य में जो भी चुनाव होता है, उस चुनाव में 2004 में केवल 10 करोड़ रुपए खर्चा आता था, और आज के टाइम पर 2024 में 100 करोड़ रुपया ये खर्च होता है रैली के अंदर, हर साल होता है। तो एक मोटा अमाउंट हमारा बच सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि इसको लेकर के एक नेगेटिव पॉइंट ये खड़ा हो सकता है कि आखिरकार भाई किसी का कार्यकाल 5 साल का है, उसने 2 साल पूरे करे हैं, तो वो आखिरकार अपने 3 साल सरेंडर क्यों करेगा। तो इसको लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन वाला थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो डगमगा सकता है। मैं ये भी मानता हूँ कि इतनी बड़ी ईवीएम मशीन कहाँ से आएगी, लेकिन अगर हम वो पैसा जो हम चुनाव में खर्च कर रहे हैं, वो पैसा अगर हम ईवीएम बनाने में लगा दें तो पॉसिबल है। बाकी आप इस पर भी आप मुझे कमेंट बिंदास करिएगा कि आपका इसमें विचार क्या है। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए? आप बिंदास आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा।